नमस्ते। आज हम क्लास 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स की सेकेंड यूनिट मनी एंड बैंकिंग पढ़ेंगे। इस यूनिट में दो चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है मनी और दूसरा चैप्टर है बैंकिंग। तो हम शुरुआत करेंगे पहले चैप्टर मनी से। इससे पहले कि हम मनी को समझें, हमें समझना होगा कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज को सीसी इकोनॉमी भी कहा जाता है। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज मतलब एक्सचेंज का एक ऐसा सिस्टम जिसमें गुड्स आर एक्सचेंज फॉर गुड्स, कमोडिटीज आर एक्सचेंज फॉर कमोडिटीज, इसीलिए इसे सीसी इकोनॉमी कहा गया है। लेकिन बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज बहुत लंबे समय तक नहीं चल पाया क्योंकि इसके कुछ लिमिटेशंस थे। तो अब हम डिस्कस करते हैं बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के लिमिटेशंस। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के लिमिटेशंस हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ पेमेंट्स और लैक ऑफ स्टोरेज ऑफ वैल्यू। तो पहले हम समझते हैं लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ फंड्स। मान लीजिए कि मेरे पास 1 किलो गेहूं है और मुझे कपड़ों की जरूरत है। तो मेरी वांट म्यूचुअली कैसे सेटिस्फाई हो सकती है? जब मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिसके पास कपड़े हों और जो उन कपड़ों के बदले में गेहूं चाहता हो। तो जब तक डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स नहीं होगा, जो मुझे चाहिए और जो मैं ऑफर कर रही हूं अगले के पास वही चाहना और वही ऑफर करना नहीं होगा, तब तक ये ट्रांजैक्शन नहीं हो सकता। इसे हम बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स। ऐसा होना बहुत डिफिकल्ट होता था। तो पहला लिमिटेशन तो ये है डबल कोइंसिडेंस ऑफ। दूसरा लिमिटेशन है लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। पहले हम समझते हैं कि कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू का मतलब क्या है। मान लीजिए कि मेरे पास 1 किलो गेहूं है और आपके पास 1 किलो काजू है। तो क्या आप 1 किलो गेहूं के बदले में 1 किलो काजू देंगे? नहीं, क्योंकि काजू ज्यादा वैल्यूएबल है, ज्यादा कठिन परिस्थितियों में उगाया जाता है। तो हम कैसे डिसाइड करें कि कितने गेहूं के बदले कितना काजू दिया जाए? क्या 1 किलो गेहूं के बदले में 10 ग्राम काजू मिलना चाहिए या 50 ग्राम मिलना चाहिए या 250 ग्राम मिलना चाहिए? क्योंकि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में ऐसा कोई कॉमन मेजर वैल्यू का नहीं था, तो ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल हो जाता था कि गुड्स को किस प्रोपोर्शन में एक्सचेंज करना है। तो ये है सेकेंड लिमिटेशन, लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू। तीसरा लिमिटेशन है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। डेफर्ड पेमेंट का मतलब होता है ऐसा पेमेंट में जो फ्यूचर में किया जाने वाला हो। तो मान लीजिए कि मैंने आज आपसे कोई ट्रांजैक्शन किया, आपसे मैंने कोई सामान आज लिया और मैंने कहा कि 6 महीने बाद जब मेरी फसल ग्रो हो जाएगी तो मैं आपको ये कमोडिटी एक्सचेंज में दूंगी। लेकिन जरूरी नहीं है कि 6 महीने बाद जो मैंने आपको प्रॉमिस किया है उसी क्वालिटी का गुड मैं आपको डिलीवर कर पाऊं। हो सकता है कि 6 महीने में कुछ ऐसी अनसर्टेनिटीज हो जाए कि प्रोडक्शन ना हो या प्रोडक्शन जिस क्वालिटी का आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आपसे कमिट किया गया है, उस क्वालिटी का प्रोडक्शन ना हो। तो इसीलिए बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में फ्यूचर पेमेंट्स करना बहुत डिफिकल्ट होता था और फ्यूचर पेमेंट्स को ही हम कहते हैं डेफर्ड पेमेंट्स। इसीलिए तीसरा लिमिटेशन है लैक ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट। और चौथा लिमिटेशन है लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू का मतलब, आइए हम एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं एक किसान हूं और मैंने सब्जियां उगाई हैं और बहुत अच्छी पैदावार हुई है। इस वक्त मेरे पास बहुत सारी सब्जियां हैं जिनको मैं एक्सचेंज करके बाकी के जरूरी सामान ले सकती हूँ। मुझे जितने जरूरी सामान की जरूरत थी वो सब मैंने ले लिया, उसके बाद भी मेरे पास काफी सारी सब्जियां बची हैं जिनको एक्सचेंज करने के लिए कोई मुझे मिल नहीं रहा है। अब उन सब्जियों को स्टोर करना मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि मैं उन्हें कितने भी अच्छे से स्टोर करूं वो एक पेरिशेबल ऑब्जेक्ट है और वो 1-2 दिन या 2-3 दिन के अंदर वो सब्जियां मेरी पेरिश हो जाएंगी। इसका मतलब है उन सब्जियों की जो वैल्यू है उसको मैं स्टोर नहीं कर सकती हूँ। ठीक है। इसी तरीके से मान लीजिए मेरे पास मिल्क है जो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में, सारे एक्सचेंजेस करने के बाद भी मेरे पास मिल्क बचा हुआ है। अब उस मिल्क को मैं स्टोर कर रही हूँ तो मैं कितने समय तक स्टोर कर सकती हूँ? क्योंकि वो एक पेरिशेबल ऑब्जेक्ट है, वो बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में ये होता था कि हम जो वैल्यू है उसको स्टोर नहीं कर पाते थे। तो ये है चौथा लिमिटेशन, लैक ऑफ स्टोर ऑफ वैल्यू। बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के इन्हीं लिमिटेशंस के कारण मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज इवॉल्व हुआ। मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज में मनी को हम यूज करते हैं एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मनी। मनी इज समथिंग which is a common medium of exchange, which is a common measure of value, which can be used as standard of deferred payment and which has store of value. तो मनी एक कॉमनली यूज्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज है जिसे कि हम किसी भी ट्रांजैक्शन में यूज कर सकते हैं फॉर एक्सचेंजिंग गुड्स एंड सर्विसेज।
और ऐसा सिस्टम ऑफ एक्सचेंज जिसमें मनी को यूज किया जाता है उसे कहा जाता है मॉनेटरी सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। अब मनी, हम जानते हैं कि मनी दुनिया की हर इकोनॉमी में यूज किया जाता है और हर इकोनॉमी में मनी का नाम अलग है। इंडियन इकोनॉमी में मनी का नाम है रुपया, यूएस इकोनॉमी में मनी का नाम है डॉलर, यूके की इकोनॉमी में मनी का नाम है पाउंड। तो हर कंट्री की अपनी करेंसी का एक नाम है और उस कंट्री में यूज होने वाली उस करेंसी को हम मनी कहते हैं। लेकिन करेंसी का नाम कुछ भी हो, उस करेंसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि ट्रांजैक्शन में हम मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या यूज कर रहे हैं। अब मनी को कैसे मेजर किया जाता है, तो अब हम पढ़ रहे हैं एक नया कॉन्सेप्ट, मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई क्या होता है? मनी सप्लाई का मतलब होता है total volume of money held by public at a given point of time in an economy. Total volume of money held by public at a given point of time in an economy. मतलब किसी भी इकोनॉमी में एक पर्टिकुलर वक्त पे पब्लिक के पास कितना पैसा है उसे हम कहते हैं मनी सप्लाई। मनी सप्लाई को 4 तरीकों से मेजर किया जाता है, M1, M2, M3 और M4। इसके पहले कि हम M1, M2, M3, M4 सप्लाईज ऑफ मनी, मेजर्स ऑफ मनी को पढ़ें, हमें मनी सप्लाई के बारे में 2 चीजों को अच्छी तरह समझना पड़ेगा जिसे हम फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई भी कहते हैं। पहला ये कि मनी सप्लाई का मतलब होता है मनी हेल्ड बाय पब्लिक ओनली, मतलब मनी हेल्ड बाय इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस यूनिट्स, नॉट मनी हेल्ड बाय गवर्नमेंट और बैंक्स। बैंक और गवर्नमेंट के पास जो पैसा है वो मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। सिर्फ पब्लिक यानी कि इंडिविजुअल्स और बिजनेस यूनिट्स, इनके पास जो पैसा है वही मनी सप्लाई में इंक्लूड होगा। दूसरा फीचर है मनी सप्लाई का कि मनी सप्लाई इज अ स्टॉक कॉन्सेप्ट। स्टॉक कॉन्सेप्ट मतलब anything which is measured at a particular point of time is called as stock concept. जो चीज किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर की जाती है उसे हम स्टॉक कॉन्सेप्ट कहते हैं। तो मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। तो आइए अब हम समझते हैं M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई सबसे पहला और बेसिक मेजर है मनी सप्लाई का। ये सबसे लिक्विड फॉर्म है मनी सप्लाई का। इसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो इसका एक फॉर्मूला है, M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, M1 इज इक्वल टू करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक प्लस डिमांड डिपॉजिट्स हेल्ड विद कमर्शियल बैंक्स प्लस अदर डिपॉजिट्स हेल्ड विद RBI। अब इसके जो तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स विद RBI, इनको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला है करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक। तो किसी भी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम पर एक इकोनॉमी में पब्लिक के पास जितनी भी कॉइन्स और पेपर करेंसी है, जैसे हमारे पास सिक्के होते हैं, 1 का सिक्का, 5 का सिक्का, 10 का सिक्का, 20 का सिक्का, जितने भी कॉइन्स और जितने भी पेपर करेंसी, 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए, 1000 रुपए, 5000 रुपए, जितने भी हमारे पास पेपर नोट्स हैं, उसका जो सम टोटल होता है वो होता है करेंसी एंड कॉइन्स हेल्ड बाय पब्लिक। मैं दोबारा क्लेरिफाई करूंगी कि यहाँ पर हम सिर्फ पब्लिक के पास होने वाला पैसा लेंगे। अब बात करते हैं दूसरे कंपोनेंट की, डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि डिमांड डिपॉजिट्स का मतलब क्या होता है। तो हम बैंक में जो डिपॉजिट रखते हैं वो 2 तरीके के होते हैं, एक होते हैं डिमांड डिपॉजिट और एक होते हैं टाइम डिपॉजिट। डिमांड डिपॉजिट्स मतलब ऐसे डिपॉजिट्स जिसमें बैंक अकाउंट होल्डर अपना पैसा किसी भी समय विड्रॉ कर सकता है चेक वगैरह के माध्यम से, इसीलिए डिमांड डिपॉजिट्स को हम बोलते हैं चेकेबल डिपॉजिट्स। जबकि टाइम डिपॉजिट्स ऐसे डिपॉजिट्स होते हैं जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए बैंक में लॉक हो जाते हैं। जैसे कि अगर आपने बैंक में कोई फिक्स डिपॉजिट किया है तो आप एक फिक्स पीरियड के लिए उसको डिपॉजिट करते हैं, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 5 ईयर, 2 ईयर। लेकिन डिमांड डिपॉजिट्स जो है, एज एंड व्हेन द डिमांड अराइजेस द अकाउंट होल्डर कैन विड्रॉ मनी। यहाँ पर हम सिर्फ उन डिमांड डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं जो पब्लिक ने कमर्शियल बैंक्स के साथ रखा है। इंटर बैंक डिमांड डिपॉजिट्स इसमें इंक्लूड नहीं होंगे। इंटर बैंक डिमांड डिपॉजिट का मतलब है एक बैंक ने दूसरे बैंक के पास जो डिपॉजिट रखा हुआ है वो डिमांड डिपॉजिट्स विद कमर्शियल बैंक्स में इंक्लूड नहीं होगा, M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई में इंक्लूड नहीं होगा। और तीसरा कॉन्स्टिट्यूएंट है
अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई। आरबीआई मीन्स रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भी काफी डिपॉजिट्स मिलते हैं। किससे मिलते हैं? फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट वो आरबीआई के साथ डिपॉजिट रखती है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ये भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ डिमांड डिपॉजिट्स रखते हैं। तो ऐसे सारे डिमांड डिपॉजिट्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास हैं, दे आर ऑल्सो इंक्लूडेड इन M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई। लेकिन M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई में अदर डिपॉजिट्स विद आरबीआई का कंट्रीब्यूशन जो है, इसका प्रोपोर्शन जो है वो बहुत ही कम होता है। तो ये है M1 मेजर ऑफ मनी। तो आज के इस वीडियो में हमने पढ़ा कि बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, बार्टर सिस्टम ऑफ एक्सचेंज के लिमिटेशंस क्या है, मनी किसे कहते हैं, मनी सप्लाई किसे कहते हैं, मनी सप्लाई के फीचर्स क्या है, मनी सप्लाई के अलग अलग मेजर्स क्या हैं, और उन सारे मेजर्स में हमने पढ़ा है M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई, और M1 मेजर ऑफ मनी सप्लाई के तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट्स को हमने पढ़ा है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, अगर ये आपके लिए यूजफुल है, मीनिंगफुल है, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।